स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, पहला सवाल है सर, कोई भी इनवैलिड टेंडर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं करता। आवाज आ रही है आप लोगों को सही? कोई आवाज का मुझे बता दे। आवाज क्लियर है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। पहला है कि कोई भी इनवैलिड टेंडर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं करता। जी बिल्कुल, अगर कोई इनवैलिड टेंडर होगा तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है सर, अगर सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट में कन्वर्ट हो गया, इसमें सुपीरियर राइट डिस्चार्ज होगा? जैसे हम पहले फुल टाइम वर्कर थे, बाद में नहीं, इसमें सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट कभी भी सुपीरियर को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। ये कैपेबिलिटी हमेशा सुपीरियर राइट में होती है कि वो इंफीरियर को डिस्चार्ज कर दे। जैसे कि अगर आप पहले पार्ट टाइम वर्क करते हैं और अब आपसे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो चीज डिस्चार्ज होगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास, क्योंकि हो सकता है पता नहीं आगे नेट के सिग्नल्स वगैरह जाएं या क्या हो, क्योंकि चहलम भी आज बहरा। लेकिन जी हमने इससे पहले एक दफ़ा बात कर चुके हैं हम, और हमने वहाँ पे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। तो कुछ बुक्स में तो ये चैप्टर जो है वो उसके साथ ही लिखा हुआ है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट बना के अलग साथ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें कहा जाता है। दोनों टर्म्स होती हैं। देखिए, ये बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो पार्टी अपनी मर्जी से बनाए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जिसमें प्रॉपर एक ऑफर हो, दूसरे को एक्सेप्टेंस हो, दोनों पार्टी अपनी मर्जी से बना रही हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि कंसेंसस एडिडम भी नहीं है, बेसिकली इसमें एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ऑफर भी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? ये बाय लीगल आप पे इम्पोज्ड होता है, बाय लॉ आप पे इम्पोज्ड होता है इक्विटेबल प्रिंसिपल के तहत। कि इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या है? कि किसी को भी अनएडजस्टेड अनजस्ट बेनिफिट ना मिले। ठीक है, हमेशा बेनिफिट हर किसी को एडजस्ट होके मिले। ठीक है, किसी को किसी दूसरे के काम पे बेनिफिट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कैट थी। ठीक है, आपकी एक कैट थी, वो अगर गुम हो जाती है, ठीक है, वो अगर गुम हो जाती है तो होगा क्या? अगर वो किसी को मिल जाती है बाहर, तो अब फॉर एग्जाम्पल वो आपको 2-3 दिन तक ढूंढता रहा, 2-3 दिन तक ढूंढता रहा, आप नहीं मिले, बहरहाल फिर आप उसको मिल गए। लेकिन देखें, 2-3 दिन तक उसने उसको फीडिंग भी कराई है। अब जब उसको आप मिले तो लाजमी सी बात है वो आपसे पैसे मांगेगा। तो यहाँ पे आप दोनों का कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह की थी कोई चीज नहीं थी, लेकिन बाय लीगल आप पे लायबिलिटी आएगी, आप पे इम्पोजिशन आएगी कि आप जो है उसको पेमेंट करें। और यही चीज कहलाएगी कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके बीच में कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि बाय लॉ आप पे इम्पोज्ड होगा। ठीक है, हमेशा कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ इम्पोज्ड होता है हम पे। कभी भी हम खुद से अपनी मर्जी से कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। क्यों इम्पोज्ड होता है? ताकि किसी को भी एक अनफेयर एडवांटेज किसी दूसरे के ऊपर ना मिले। इक्विटेबल प्रिंसिपल के तहत होता है कि किसी को भी कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। अब मजीद हम आगे इस पे बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट Act deals with contractual obligation under section 68 to 72 which are discussed. अब किन सूरत हाल में कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, हम वो सूरत हाल भी एक दफा देख लेते हैं। पहली, claim for necessary supply to a person incapable of contracting on his account। देखें, आपने बहुत पहले जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेते कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो वहां पे आपको याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि माइनर जो है हमेशा उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो तो वाइड अब इनिशियो होता है। लेकिन अगर कोई शख्स माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करता है कि उसका सर्वाइवल हो सके, वो जिंदा रह सके, ठीक है, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई उसको नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि बाद में वो माइनर से वो नेसेसिटीज रिकवर कर सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी को सेल आउट वगैरह करके उसकी प्रॉपर्टी में से वो रीइंबर्समेंट कर सकता है। तो दर हकीकत यहाँ पे भी
एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट हो रहा था, ठीक है। माइनर में भी एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट हो रहा था। देखिए यही बात आगे लिखी होगी, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person। देखिए दो बातें लिखी हैं। पहली बात तो लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि माइनर था, ठीक है, अगर उसको कोई नेसेसिटी सप्लाई कर दे तो फिर तो माइनर था, ये ल्यूनेटिक था या अनसाउंड माइंड था, जो भी था, अगर उसको कोई नेसेसिटीज वगैरह सप्लाई कर रहा है तो फिर माइनर की प्रॉपर्टी में से वो शख्स वो नेसेसिटीज रिकवर कर सकता है, रीइंबर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा हमने वहां पे एक और बात पढ़ी थी कि अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, आपके फिर नेसेसिटी के पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से दूसरी बात लिखी हुई कि अगर सपोर्ट के लिए बाउंड कोई और था नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए और कर किसी और ने दी, तो वो जो थर्ड पार्टी वो भी आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हस्बैंड होता है, हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि अपनी वो फैमिली को फीड करेगा, उनके ब्रेड एंड बटर का ध्यान रखेगा। अगर वो उन्हें सप्लाई नहीं करता अपनी वाइफ या चिल्ड्रंस को और कोई दूसरा शख्स सप्लाई कर देता है, तो फिर वो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से उसको रीइंबर्स करेगा, ठीक है। कि लीगली बाउंड कौन था सपोर्ट करने के लिए? हस्बैंड था। फॉर एग्जाम्पल दो भाई थे, एक की शादी हुई थी, ठीक है, अब शादी के बाद वो भाई ल्यूनेटिक हो गए या जो भी है अनसाउंड माइंड हो गए, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर हो गई, ठीक है, और उनका भाई जो है उनके वाइफ और बच्चों को सप्लाई करने लगा नेसेसिटीज, तो अब भाई जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से रिकवर करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें इसमें कवर हो जाती हैं एडिटिंग है इस हेडिंग में। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है, दिस प्रोविजन हैज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड इन कनेक्शन विद माइनर्स एग्रीमेंट इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज with a view to recapitulate, it may be stated here that although the agreements by minors, EDL, lunatic, etc. are void ab initio, but Section 68 make an exception to this rule by providing that their estates are liable to reimburse the supplier who supplies them or to someone who they are legally bound to support with necessaries of life, ठीक है। ये तो वही बातें हो गई जो मैंने आपको बताई कि माइनर है, माइनर को अगर कोई सप्लाई कर रहा है या किसी इनकैपेबल, माइनर के अलावा भी जो इनकैपेबल है जैसे कि अनसाउंड माइंड था या कोई भी शख्स है, जैसे कि इडियट लिखा हुआ है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर ऐसे किसी शख्स को कोई सप्लाई कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स कर लेगा। या ऐसी बात जैसे कि बाउंड कोई और था लेकिन सप्लाई किसी और ने करी, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो भी रिकवर कर लेगी, जैसे कि मैंने आपको दो भाइयों की एग्जाम्पल दी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट्स मजीद इसमें कंसीडर किए जाते हैं जब भी हम रीइंबर्समेंट की बात करते हैं। पहला, दिस सेक्शन डज नॉट क्रिएट एनी पर्सनल लायबिलिटी बट ओनली टू द स्टेट्स आर लायबल। कह रहे हैं कि जो लायबिलिटी की एक्सटेंशन है वो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी तक है, कभी भी बंदे को पर्सनली लायबल नहीं करता ये सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक माइनर को अगर सप्लाईज कर रहे हैं और माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो ठीक है, प्रॉपर्टी से आप रीइंबर्स कर सकते हैं उसकी सेल आउट करवा के, लेकिन डायरेक्ट अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम कमा के पैसे दो मुझे, ठीक है, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। सेकंड, the things supplied must come within the category of necessaries. The word necessary here cover not only bare necessaries of existence, example food and clothes, but all the things which are reasonably necessary to the incompetent person having regard to his status in society, example a watch, a transistor, a bicycle may be included there। समझ में आई कि कहते हैं कि जो भी जरूरियात आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो नेसेसिटीज होनी चाहिए, पहली बात कि नेसेसिटीज की क्रेडिट में है। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटीज की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि नेसेसिटीज से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको तन का कपड़ा और खाना दे दें, ठीक है, इसमें यह भी है कि अगर वो एक सोसाइटी में रहता है तो उस सोसाइटी में उसके स्टेटस के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो तमाम नेसेसिटीज में आती है, ठीक है। जो सोसाइटी में एक स्टेटस के लिए जरूरी होती है तो वो तमाम चीजें नेसेसिटीज कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि वॉच, बाइसाइकिल, ये तमाम चीजें नेसेसिटीज में इंक्लूड की हुई है इन्होंने ना एग्जाम्पल के तौर पे, कि ना सिर्फ जरूरियात जिंदगी जिससे वो जिंदा रह सके, बल्कि वो तमाम चीजें जो सोसाइटी के अंदर उसका स्टेटस मेंटेन कर सके वो भी नेसेसिटीज में आएंगी। अच्छा, स्टेटस से ये मुराद नहीं है कि अब आप उसको लैंड क्रूजर दे दें, ठीक है,
सिर्फ नेसेसरी, सर नेसेसरी वांट्स में देखिए, वांट्स तो लग्जरीज भी आ जाती है ना वांट्स में। तो वांट्स तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम लाना होता है। यही पढ़ते हैं हम, पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे है कि आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दोनों को आपने एक पॉइंट पे लाके बैलेंस करना है, इसीलिए आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वांट्स में तो आपकी लग्जरीज भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं मर्सिडीज दिला दूं, आप कल बोलेंगे नहीं जी मुझे तो इससे भी आगे की चीज चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। ठीक है, तो वांट्स तो आपकी कभी खत्म हो ही नहीं सकती ना। लेकिन अगर एक इंसान एक कार खरीदता है, पहले उसके बाद मेहरान होती है, ठीक है, वो उसमें भी खुश नहीं रहता, वो बोलता है नहीं यार काश मेरे पास करोला होती। करोला उसके पास आ जाती है, वो उसमें भी खुश नहीं होता, बोलता है यार नहीं काश मेरे पास ऑडी होती। ठीक है, ऑडी आ जाती है, वो कहता है नहीं जी मेरे पास काश लेक्सस 570 होती। तो ये क्या है, उसकी चीजें चलती रहेंगी, वांट्स कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप अपने सियासतदानों को देख लें, इतनी दौलत कमाई हुई है उन्होंने कि वो सारी जिंदगी, वो क्या उनकी नस्ल भी बैठ के खा सकती है, लेकिन फिर भी करप्शन कर रहे हैं मजीद। ठीक है, तो इसी तरह से चीजें होती हैं ना। तो वांट्स इंसान की कभी खत्म नहीं होती। नेसेसिटीज क्या है, जो लिमिटेड होती हैं, जो इंसान को जरूरियात जिंदगी में मदद देती हैं। जी, लग्जरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नेसेसिटीज होनी चाहिए, क्योंकि लग्जरी में तो फिर पता नहीं आप क्या क्या दिला देंगे। तीसरी बात, necessary should be supplied only to such incompetent person or to whom he is legally bound to support, such as his wife and children। वही बात तीसरी कह रहे हैं कि necessities जब भी आप सप्लाई करेंगे, या तो वो incompetent person हो या लीगली कोई और बाउंड हो, लेकिन सपोर्ट आप कर रहे हो, जैसे किसी और के बीवी बच्चों को आप नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनका एक स्टेटस मेंटेन रह सके, वो सरवाइव कर सके। चौथा, incompetent property is liable to pay only a reasonable price for the goods or services supplied and not the price which the incompetent person might have agreed to. Legally speaking, an incompetent person cannot agree to anything। देखिए, अब यहाँ पे ये बड़ी टेक्निकल बात है कि जो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल माइनर, आप एक माइनर को सप्लाईज कर रहे हैं नेसेसिटीज, माइनर के पास एक शॉप है, अच्छा उस शॉप की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, उस शॉप की मार्केट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए, आपने माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करी, और माइनर से, अब क्योंकि उस वक्त देखें माइनर को जरूरत थी उसको जिंदा रहना था, जब उसको जिंदा रहना था तो आपने उसको नेसेसिटीज वगैरह प्रोवाइड करी है। हो सकता है आपने उससे उस वक्त एग्री करा लिया हो कि ये प्रॉपर्टी मैं तुमसे 50 लाख रुपए में लूंगा या 1 करोड़ में लूंगा। ठीक है, तो ये अनलॉफुल है, अलाउ ही नहीं है। इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी हमेशा आपको रीजनेबल प्राइस पे करेगी जो आपने उसको प्रॉपर नेसेसरीज प्रोवाइड करी है, ना कि वो प्राइस जो आप उससे एग्री करा लें। ठीक है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट पर्सन कभी भी कोई चीज एग्री कर ही नहीं सकता। बेसिकली वो तो, अगर आप उसको नेसेसिटीज भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो देखें कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, वो खुद से एग्री नहीं होता। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि लीगल इंपोजिशन आती है कि वो आप उसको पेमेंट, वो आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो जो भी प्राइस वो आपको पे करेगा वो हमेशा रीजनेबल होगी, कभी भी एग्रीड प्राइस नहीं होगी जो आपने उसके साथ एग्री करी होगी। क्योंकि अगर एग्री की सलाह, अब देखिए लॉ ने उसको यहां भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगर उसके पास एग्री करने की इतनी सलाहियत होती तो वो इनकॉम्पिटेंट में थोड़ी आता, फिर तो वो कॉम्पिटेंट में आता। लॉ ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को किया ही वाइड एब इनिशियो इसीलिए था क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट था, इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन भी समझ नहीं सकता था, और वो एक इनकॉम्पिटेंट पार्टी थी। क्लियर? तो इसी तरह से जो भी प्राइस वो आपको पे करेगा वो हमेशा वो प्राइस पे करेगा जो कि रीजनेबल प्राइस होगी, ना कि आपको मार्केट प्राइस या कोई भी एग्रीड प्राइस पे करे। ठीक है जी, सेकंड आ जाए, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड। अगर आप पे कोई पैसे ड्यू हो रहे थे और किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी ने पे कर दिए तो वो भी पे आप उसे रीइंबर्स करेगा। देखिए, a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to reimburse by the other। ठीक है जी, पहली बात कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपको पेमेंट करनी थी, बाउंड बाय लॉ आप थे कि आप पे करेंगे, लेकिन कोई और इंटरेस्टेड पार्टी
पे कर देती है तो वो आपसे रिइंबर्स करेगी। अब देखिए पहले समझिए इंटरेस्टेड पार्टी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट है, ठीक है, एक मालिक मकान और एक किराएदार है, इनके बीच में किराए को लेके किसी बात का झगड़ा हो रहा है। किराएदार किराया नहीं दे रहा कि भाई मैं नहीं दूंगा, तुमने मेंटेनेंस का काम नहीं कराया, ये नहीं कराया। मालिक मकान बोला नहीं दो। ठीक है, ये दोनों गली में अगर लड़ रहे हैं और कोई शख्स वहां से गुजर रहा था, शरीफ इंसान, और वो अपनी जेब से निकाल के किराया दे देता है मालिक मकान को कि ये दोनों ना लड़े, तो देखें कभी भी वो शख्स उससे रीइंबर्समेंट नहीं कर सकता किराएदार से किराए की। वो ये सोचते हुए कभी नहीं दे सकता कि भाई मैं इससे बाद में रिकवर कर लूंगा, मुझे लॉ ने इजाजत दी। लॉ ने इजाजत नहीं दी आपको, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी थे ही नहीं। ठीक है, लीगली वो बाउंड था पे करने के लिए किराएदार, लेकिन आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थे। आपका क्या इंटरेस्ट है? आप गली से गुजर रहे थे, आप सीधे सीधे चले जाते। आपको क्या जरूरत थी रुक के पूरा मसला सुन के अपनी जेब से पैसे देने की? आप इंटरेस्टेड पार्टी थे ही नहीं। ठीक है, सेकंड देखें, अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीन लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में, या चले दो लोग हैं, ए और बी। ए ने क्या करा, कुछ गुड्स जो है वो इंपोर्ट कराई और किसी तरह से उन्होंने कस्टम से निकलवा के बी के वेयर हाउस में रख दी। ठीक है, गुड्स इंपोर्ट हुई और गुड्स जो है वो कहाँ रखी हुई? बी के वेयर हाउस में रखी हुई। लेकिन उन्होंने नहीं करी थी, विदाउट कस्टम ड्यूटी गुड्स जो है उन्होंने बी के वेयर हाउस में रखवा दी थी। ठीक है, अब पुलिस आ गई, अचानक से छापा वगैरह पड़ गया कस्टम का। तो जब छापा पड़ा तो यहाँ पे वेयर हाउस तो बी का था, गुड्स भी वहीं रखी हुई थी। अब यहाँ पे बी ने फिर वो पेमेंट कर दी कस्टम ड्यूटी की। तो यहाँ पे बी जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी बन गए, क्योंकि देखें उनका इस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट था, क्योंकि वेयर हाउस उनका यूज हो रहा था। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में बी का इंटरेस्ट था, तो बी यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्टेड पार्टी बन गए। ठीक है, और यहाँ पे अगर बी पे कर वो अमाउंट कर सकते हैं ए से, क्योंकि देखें लीगली बाउंड कौन था पे करने के लिए? ए को कस्टम ड्यूटी पे करनी चाहिए थी, उन्होंने गुड्स इंपोर्ट कराई थी, लेकिन वो विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए ले आए और बी के वेयर हाउस में लगवा दी। छापा पड़ा बी के वेयर हाउस में, तो बी भी इंटरेस्टेड पार्टी थे, क्योंकि इन्वॉल्व वेयर हाउस उनका यूज हो रहा था। तो बी ने यहाँ पे एज अ इंटरेस्टेड पार्टी पे ऐसी पेमेंट करी है जिसके लिए बाउंड थे ए। तो फिर एक कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट
सर आप आवाज आ रही है? जी सर, ठीक है सर, करिए। ठीक है, ठीक है, लैन से कनेक्ट कर। अच्छा जी, ठीक है जी। पहली बात जो हमने कही थी, हम इंटरेस्टेड पार्टी पे थे, ठीक है। अब देखें, इंटरेस्टेड पार्टी में भी हमने तीन चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम इंटरेस्टेड पार्टी से पेमेंट की बात करेंगे, रीइंबर्समेंट। In order to make Section 69 applicable, the following conditions must be satisfied. ठीक है, कहते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली क्या है? The plaintiff should be interested in making the payment in order to protect his own interests, and the payment should not be voluntary one. Moreover, the payment must have been done in good faith and not to manufacture evidence of title to land or anything, any other. पहली बात कहते हैं कि जो भी प्लेंटिफ है और जो भी पेमेंट कर रहा है वो प्लेंटिफ ही होगी, उसका हमेशा इंटरेस्टेड पार्टी होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो जो लैंडलॉर्ड में और टेनेंट की एग्जांपल में जो साहब थे, उन्होंने जो पेमेंट करी थी वो वॉलंटरी पेमेंट कह सकते हैं आप उसको, इंटरेस्टेड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनका उस ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। दो लोग हैं, लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको क्या करना, आप चले जाए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन दूसरी एग्जांपल में क्योंकि वेयर हाउस आपका यूज हो रहा था, हो सकता था आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती कि आपने अनलॉफुल किसी के अनलॉफुल प्रोडक्ट को क्यों रखा विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए हुए। तो इसलिए आप वहां एक इंटरेस्टेड पार्टी थे और वहां पे आपका पेमेंट करना बिल्कुल रीइंबर्समेंट है, आप वहां पे इंटरेस्टेड पार्टी थे। और हमेशा पेमेंट आपकी बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the payment must be such as the other party was bound by law to pay. पेमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए दूसरी ही पार्टी बाउंड हो पे करने के लिए, आप खुद से ना हो। जैसे कि वेयर हाउस एग्जाम वाली एग्जाम्पल में ए बाउंड थे लेकिन पे किसने करा, बी ने। तो हमेशा एक ऐसी ही पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, सवाल आए में दो देख लेते हैं। सर इंटरेस्टेड पार्टी दोबारा बता दें, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही यार, चेक कर लेते हैं। आवाज बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही? चलिए, इंटरेस्टेड पार्टी में दोबारा बता देता हूँ। इंटरेस्टेड पार्टी क्या है? जिसका आपकी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसका आपकी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं रेंट की उसमें। अगर आप वहां से गुजरे और आप रेंट पे कर दें सिर्फ इस वजह से कि यार लड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आपने पे कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, इस ट्रांजेक्शन में आपका कोई इंटरेस्ट था? आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपके लिए बनता ही नहीं था कि आप पे करें, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थे। लेकिन जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी वो क्या दी कि ए ने गुड्स इंपोर्ट कराई और विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए उन्होंने वो गुड्स बी के वेयर हाउस में रखवा दी। ठीक है, विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए उन्होंने वो बी के वेयर हाउस में रखवा दी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब इसमें हुआ क्या? जब छापा वगैरह पड़ा जो भी था, तो बी ने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, कस्टम ड्यूटी पे कर दी। यहां पे देखें, बी इंटरेस्टेड पार्टी थी। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस बी का था। लेकिन अगर वेयर हाउस मिस्टर सी का होता, ए ने गुड्स इंपोर्ट करा के सी के वेयर हाउस में रखी हुई होती और बी जाके पे कर देते, तो वहां पे बी तो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थे। इंटरेस्टेड पार्टी ये कब बने? ट्रांजेक्शन में इनका इंटरेस्ट ये था कि वेयर हाउस इनका यूज हो रहा था। ठीक है, तो पहली बात, आप हमेशा इंटरेस्टेड पार्टी हो। दूसरी बात कि पेमेंट हमेशा कोई दूसरा बाउंड हो पे करने के लिए। जैसे कि हमारी एग्जांपल में मिस्टर ए की ये जिम्मेदारी थी कि मिस्टर ए कस्टम ड्यूटी पे करते, लेकिन उन्होंने नहीं पे करी। ऐसा ना हो कि बी की जिम्मेदारी और बी पे कर रहे हो, नहीं, फिर वो तो डायरेक्ट पार्टी होगा। तीसरी कंडीशन, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने थैंक्स कहा। तीसरी कंडीशन, the payment must not be such as the plaintiff himself was bound to pay. He should only be interested in making the payment. In other words, a suit under this section is maintained only
for the reimbursement and not for contribution. Thus, where there is a joint liability on joint wrongdoers, only one of them discharge the liability. No suit for contribution from the other would be maintainable under this section. कहते हैं कि भाई जो भी पेमेंट होगी, जो भी प्लेंटिफ होंगे, वो कभी भी खुद बाउंड ना हो पेमेंट के लिए। देखिए, हमारी ट्रांजैक्शन में जो बाउंडिंग थी वो किसकी थी? ए की थी। बी इंटरेस्टेड पार्टी बने, बी पे लायबिलिटी जरा सी भी नहीं थी। लेकिन अगर ए और बी मिलके गुड्स इंपोर्ट कराते तो मिलके ही बाउंड बनते, ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिएट होती, इन दोनों को ही कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती, जो भी कंट्रीब्यूशन इन दोनों का आपस में डिसाइड होता। लेकिन अगर दोनों मिलके इंपोर्ट कराते, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिएट होती, फिर जो सूट है वो कंट्रीब्यूशन के लिए मेंटेन नहीं हो पाता कि आप उसको डिस्चार्ज कर दें। आपका सूट मेंटेन होगा रीइंबर्समेंट के केस में, और रीइंबर्समेंट के लिए जरूरी है कि आप हमेशा इंटरेस्टेड पार्टी हो, खुद से डायरेक्ट पार्टी ना हो, आपकी ज्वाइंट लायबिलिटी ना हो। हमारे केस में भी बी की ज्वाइंट लायबिलिटी थी ही नहीं, ठीक है, बी की ज्वाइंट लायबिलिटी थी ही नहीं। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ठीक है, अगर यहां पे सूट जो फाइल हो रहा है, देखें सूट का डिफरेंस आ रहा है, वो सूट आ रहा है कि आप रीइंबर्समेंट का सूट फाइल कर रहे हैं। रीइंबर्समेंट का सूट आप उसी वक्त फाइल करेंगे जबकि आप इंटरेस्टेड पार्टी हो, डायरेक्ट पार्टी ना हो। अगर आप डायरेक्ट पार्टी हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ने मिलकर ही गुड्स इंपोर्ट कराई थी और वो लोग आए और उन्होंने आपसे कस्टम ड्यूटी पे करवा ली पूरी बी से, तो यहाँ पे देखें आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थे, यहाँ आप दोनों ज्वाइंट पार्टी थे, आप दोनों की ज्वाइंट लायबिलिटी थी। तो आप यहाँ पे ए पर रीइंबर्समेंट का सूट फाइल नहीं कर सकते कि तुम अमाउंट पूरा रिकवर करो क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह पे करा। नहीं, आपने उनकी जगह पे नहीं करा, आपने अपनी जगह भी पे करा। हाँ, अलबत्ता आप उनपे कंट्रीब्यूशन का सूट जरूर फाइल कर सकते हैं, आप उनपे कंट्रीब्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के तहत बेसिकली होगा क्या कि हम सेक्शन 69 के तहत सूट फाइल नहीं करेंगे, हम सेक्शन 43 के तहत सूट फाइल करेंगे। ये फर्क है, क्योंकि वहां सेक्शन 69 तो रीइंबर्समेंट का सेक्शन है ना, वो कहता है कि अगर इंटरेस्टेड पार्टी है आप और दूसरा बाउंड टू पे था, आपने बोनाफाइड इंटेंशन के तहत पे कर दिए, तो ठीक है, आप उस पर सूट फाइल करें और उससे पूरा अमाउंट रीइंबर्स कर लें। लेकिन अगर आप दोनों की ज्वाइंट लायबिलिटी थी, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड पार्टी थे ही नहीं, आप भी डायरेक्ट पार्टी ही थे और उतने ही लायबल थे जितने के ए लायबल थे। अगर ऐसी सूरत हाल में आपने कोई ड्यूटी वगैरह पे कर दी तो फिर आप सेक्शन 43 के तहत कंट्रीब्यूशन का सूट फाइल करेंगे, आप रीइंबर्समेंट का सूट फाइल नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है, देख लो सर, इंटरेस्टेड पार्टी वो होती है जो लीगली बाउंड टू पे नहीं होती, खुद से पेमेंट कर देती है। इंटरेस्टेड पार्टी, सर क्लियर कर नहीं, इंटरेस्टेड पार्टी लीगली बाउंड टू पे तो कभी भी नहीं होती, ठीक है, ये तो बात आपकी सही आ रही, लेकिन खुद से पेमेंट नहीं कर देती, उसका ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट होता है। हमारी जो एग्जांपल चल रही है ना, उसमें ए क्या थे, उन्होंने गुड्स इंपोर्ट करी और बी के वेयर हाउस में रखवा दी। इस एग्जांपल में वेयर हाउस बी का यूज हो रहा है, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन में बी इन्वॉल्व थे, उनका इंटरेस्ट है क्योंकि वेयर हाउस उनका यूज हो रहा है। लेकिन जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी कि गली में दो लोग लड़ रहे हैं पैसों के पीछे और आप गुजरते वक्त उनके पैसे देके चले जाएं, तो इस ट्रांजैक्शन में आपका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि आपका कोई स्टेक ही नहीं था, आपकी कोई भी चीज नहीं लगी हुई ना, स्टेक है ही नहीं आपका। लेकिन दूसरी एग्जांपल में आपका वेयर हाउस लगा हुआ है तो आप इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टी के लिए जरूरी है कि ट्रांजैक्शन में आपका स्टेक हो, ट्रांजैक्शन में आपका इंटरेस्ट हो। नहीं सर, अच्छा दूसरा सवाल है सर, ये सेक्शंस को याद रखना है? नहीं, सेक्शंस को याद नहीं रखना, ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं डिफरेंस करके कि ठीक है सूट फाइल तो होगा, लेकिन वो रीइंबर्समेंट का सूट फाइल नहीं होगा, वो कंट्रीब्यूशन का होगा, वो सेक्शन 69 नहीं, सेक्शन 43 के तहत फाइल होगा। सेक्शन से एमसीक्यूज नहीं आते,
ना सेक्शंस आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उस वक्त भी नहीं लिखने होते थे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होते हैं। वो तो जब आप डायरेक्ट डिफेंड करने जाते हैं तो वहां अपने सेक्शन का रेफरेंस देना पड़ता है, जब आप कभी भी सूट वगैरह फाइल करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। ठीक है, नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट के मायने यही होगा कि भाई ऐसा एक्ट जो कि कंपनसेशन की नीयत से ही किया गया हो, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ चाहिए। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ quasi contract provided in the Contract Act. Section 70 lays down thus: where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former respect of or restore the thing so done or delivered. कहते हैं कि अगर कोई भी एक्ट किसी भी शख्स ने नॉन ग्रेटिट्यूसली किया है और आपने उसका बेनिफिट इंजॉय कर लिया तो आप उसको पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में आग लग रही है, आप उस आग को बुझाने के लिए गए, और बाद में आपने कहा कि लाइए जी आग बुझ गई, पैसे दीजिए, ठीक है, तो कोई पेमेंट नहीं होगी क्योंकि ये एक ग्रेटिट्यूस एक्ट है। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं और एक कूली आके आपका सामान उठाता है और आपके साथ चलना शुरू कर देता है और आप ऑब्जेक्ट भी नहीं करते, तो ये एक नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट है, वो आपसे कंपनसेशन क्लेम करेगा। ठीक है, वो आपसे कंपनसेशन क्लेम कर लेगा। कोई भी एक्ट जो कोई भी शख्स नॉन ग्रेटिट्यूसली करता है, ठीक है, कोई भी एक्ट जो नॉन ग्रेटिट्यूसली कोई शख्स करता है, तो वहां पे वो लीगली लायबल लीगली उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो आपसे कंपनसेशन क्लेम करेगा। अब ये एग्जाम्पल देखें, नहीं पूछिएगा, मुझे बाकी शहरों का तो नहीं पता, लेकिन कराची में अक्सर जब भी मैं लॉ पढ़ाता हूँ और वहां पे जो है अक्सर स्टूडेंट मुझसे यही सवाल पूछते हैं इसी जगह आके कि सर वो जो हम रोड पे गाड़ी रुकती है और अचानक से भागते हुए आते हैं, वाइपर लेके मारना शुरू कर देते हैं विंड स्क्रीन पे, तो उनको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? तो भाई उनको कोई पेमेंट करना कोई लीगली राइट नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, वो खुद से जबरदस्ती आते हैं, आप मना भी करते रहे वो मारते रहते हैं। ठीक है, ना वहां का कोई कस्टम है कि जो भी आप पे वाइपर मारेगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, क्योंकि अक्सर ये सवाल इस जगह स्टूडेंट लाजमी पूछते हैं। पिछले 4 बैचेस से मैं पढ़ा रहा हूँ और 4 बैचेस से ये सवाल आया है फिजिकली। ठीक है जी, अच्छा, एक मिनट जरा चलते हैं हम आगे। पॉइंट्स पढ़ लें इसमें। पहली बात, द थिंग मस्ट हैव बीन डन लॉफुली इन गुड फेथ। देखिए पहली बात वही लिख दी कि लॉफुल चीज होनी चाहिए जो कि गुड फेथ में करें। दिस मींस दैट द एक्ट डन मस्ट बी इन परसुएंस ऑफ द इम्प्लाइड विशेस, because there should not be any request in the case of quasi contract and in the presence of the other party giving him the full choice to reject the thing or service। ठीक है, एक शख्स ने ये सवाल पूछा था कि सर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जी बिल्कुल ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इसी का पार्ट होता है, क्योंकि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी आपकी विश जो है आपकी इम्प्लाइड विशेज होती हैं कि आप अगर कूली की सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ये इम्प्लाइड विश है। ठीक है, वो आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये एक इम्प्लाइड विश है। क्या वो आपके पास आया, अपनी सर्विसेज, आपका सामान उठाया, आप चाहते तो आप उसको रिजेक्ट कर देते, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं करा, बल्कि आपने उसकी सर्विस को फुल एंजॉय किया और खुद से सामान नहीं उठाया और उसके साथ सिर्फ चलना शुरू हो गए। ठीक है, तो इम्प्लाइड विशेज होनी चाहिए और लॉफुली डन होना चाहिए। क्लियर? दूसरा, द थिंग, जैसे कि आप देखें जो वाइपर मारने आते हैं, अगर हम उनको देखें तो पहली बात तो क्या है, लॉफुल एक्ट नहीं होता, लॉफुली नहीं होती वो चीज। दूसरी बात, आपकी इम्प्लाइड विश भी नहीं होती कि वो आगे वाइपर मारना शुरू कर दे, आप रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं, वो तब भी मारते रहते हैं। ठीक है, सेकंड, the thing must have been done by a person not intending to act gratuitously, it must have been done with the intention of being paid for। जो भी एक्ट वो शख्स करेगा जरूरी है कि वो ग्रेटिटुअसली ना हो, वो एक्ट हमेशा
पेमेंट की नीयत से ही करेगा। जैसे कि कोई भी कुली अगर आपका सामान उठाता है रेलवे स्टेशन पे, कभी भी उसकी नीयत ये नहीं होती कि वो सवाब की नीयत से कर रहा है, हमेशा यही होती है कि वो पेमेंट करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पर्सन फॉर whom the act is done must have enjoys the benefit of the act। जिस शख्स के लिए भी एक्ट किया जा रहा है जरूरी है कि उसने बेनिफिट एंजॉय भी कर लिया। जैसे कि आपका सामान उठा के वो चलना शुरू हुआ तो आपने बेनिफिट एंजॉय करा, क्या आपको खुद सामान नहीं उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि आपने वो बेनिफिट एंजॉय कर लिया। जैसे कि दराज वाले आते हैं, ठीक है, दराज आपके घर पे डिलीवरी की जगह आपके पड़ोसी के घर पे डिलीवरी कर दी। अच्छा, आपके पड़ोसी ने भी वो प्रोडक्ट खोली और यूज करना शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में भी फिर वो बाउंड है कि वो पे करेंगे उसको। ठीक है, फिर वो बाउंड हो जाते हैं कि वो उसको पे करेंगे हर हालत में। अच्छा, इसमें थर्ड हो गया हमारा। 4 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स भी बेसिकली कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, जिसके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ उसकी ड्यूटीज होती हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स बेसिकली कहलाता है कि किसी भी कोई भी चीज आपको मिल जाए तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स बन जाते हैं, तो आपके कुछ राइट्स भी आ जाते हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज भी आ जाती हैं। तो सेक्शन 71 यही कहता है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स हिम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पांसिबिलिटी एज बेली। बेली को समझ लें, अभी तक आप बेली को एक केयरिंग पर्सन के तौर पे ले लें, हम बाद में देखते हैं बेली कौन होता है। ठीक है, अभी अमानतदार के तौर पे ले लें। ठीक है, हम बाद में आगे बेलमेंट के चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये मैं डेफर कर रहा हूँ बेली। देखिए, जो भी शख्स किसी की कोई भी चीज मिले और वो अपनी कस्टडी में ले लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे एक अमानतदार की होती है, एक बेली की होती है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जैसे कि एक मिनट, कहाँ चला गया। ठीक है, देखिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि अगर आपको किसी की भी गुड्स मिलती हैं तो वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो ड्यूटीज क्या है। ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर। पहली ड्यूटी क्या हो गई कि जब भी आपको किसी की कोई भी चीज मिले तो सबसे पहले तो आपने असली मालिक को तलाश करना है। ठीक है, और उस चीज को अपने ओन यूज में नहीं लेना। यही लिखी हुई है, मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स एंड मस्ट नॉट अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज। ठीक है, पहली तो ड्यूटी यही हो गई कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको असली मालिक मिल जाए और आप गुड्स को अपने पर्सनल यूज में ना लें। If the real owner is traced, he must restore the goods to him on demand। दूसरी बात कि अगर रियल ऑनर ट्रेस हो गया, आपको मिल गया, तो आपके लिए ये लाजमी है कि आप उसकी गुड्स को वापस करें उसके डिमांड करने पर। If he does not take these measures, he will be guilty of criminal misappropriation of the property under Section 403 of Pakistan Penal Code. Further, till the goods are in possession of the finder, he must take as such care of goods as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value। तीन बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, जब भी आपको किसी की कोई खोई हुई चीज मिलेगी, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि उसके रियल ऑनर को आप ढूंढने, पूरी कोशिश करनी है और गुड्स को अपने पर्सनल यूज में ना लें। दूसरी बात, अगर ये रियल ऑनर ट्रेस हो जाता है तो आप उसको गुड्स डिलीवर करेंगे, रीस्टोर कर देंगे उसकी डिमांड। तीसरी बात, अगर आप ये चीजें नहीं करते, किसी की खोई हुई चीज मिली और आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी, तो आप क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में पाकिस्तान पेनल कोड के तहत आप गिल्टी चार्ज हो जाएंगे। फिर एक और ड्यूटी आपकी ये है कि जितने भी अरसे गुड्स आपके पास रहेंगी, आपने उसकी रीजनेबल केयर करनी है। मतलब उसी तरह से आपने उसकी केयर करनी है जिस तरह से आप अपनी गुड्स की करते अगर वो डायरेक्ट आपसे बिलोंग करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का खोया हुआ मोबाइल मिले तो आपने उसकी उतनी ही केयर करनी है जितनी आप अपने मोबाइल की करते। फॉर जैसे कि अगर आपका अपना मोबाइल होता तो आप कभी भी सुनसान सड़क से पैदल नहीं जा रहे होते कि स्नैचिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी और का पड़ा मिला है तो आपने जेब में रख के घूमना शुरू कर दिया, नहीं, आपने उसकी भी उतनी ही केयर करनी है जितनी आप
अपनी गुड्स की केयर करते हैं। तो ये 3-4 ड्यूटीज जो हैं ये आपकी फाइंडर ऑफ गुड्स की होती है। इसी तरह फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ राइट भी होते हैं, ठीक है। अब उसके राइट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला, टिल द ट्रू ऑनर इज फाउंड ही कैन रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अगेंस्ट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जब तक के असली ऑनर मिल नहीं जाता, ये राइट है फाइंडर ऑफ गुड का कि वो गुड्स को अपने पास ही रखा रहे और किसी को भी ना दे सारी दुनिया में, ठीक है। दूसरा राइट क्या है? He is entitled to receive from the true owner all expenses incurred by him for preserving the goods or finding the true owner. दूसरा राइट ये है कि भाई उसके पास ये एंटाइटलमेंट है कि जब ट्रू ऑनर मिल जाए तो वो तमाम एक्सपेंसेस रिकवर करे जो कि उसने उस गुड्स की प्रोटेक्शन में लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का गोल्ड मिलता है पड़ा हुआ, ठीक है, गोल्ड मिल जाता है और आप उसका इंश्योर्ड करा लेते हैं क्योंकि शहर में चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही थी, तो आपने थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह करा, तो ये क्या करा आपने, उसकी प्रिजर्वेशन करी, गुड्स को सेफ रखा है, तो ये भी आप रिकवर करेंगे। या आपको किसी की ऐसी, जैसे कैट की मैंने एग्जांपल दी थी, वो आपको मिल जाती है, तो अब आप उसको फीडिंग करा रहे हैं, तो वो फीडिंग वगैरह के तमाम एक्सपेंसेस जो है ट्रू ऑनर के मिलने के बाद आप उससे रिकवर करेंगे। तीसरा राइट, 1 मिनट भाई, 3 सवाल आ गए एक साथ। नहीं, ग्रेटिट्यूसली एक्ट तो आपका अलग ही बात हो गई ना। ग्रेटिट्यूस एक्ट तो ये हो गया कि विदाउट कंपनसेशन आप कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर रियल ऑनर नहीं मिलता तो देखते हैं ना अभी क्या होता है, नीचे चलो तो चलने तो दो। कहाँ होता मैं, हाँ, तीसरी बात, ही इज अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द मनी सो स्पेंड, he can refuse to return the goods to the true owner until these monies are paid। तीसरा राइट ये है कि जब तक के ट्रू ऑनर पूरी पेमेंट ना कर दे आप उसकी गुड्स को होल्ड कर सकते हैं कि भाई पेमेंट करो, जो मेरा इस पे एक्सपेंस हुआ है तो मैं गुड्स वापस करूंगा, वरना मैं वापस नहीं करूंगा, ठीक है। एक और बात सुन लें कि आप गुड्स तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि आप सूट फाइल कर दें कि मेरे को इससे अमाउंट रिकवर करना है तो आप इसको सोचते हुए सूट फाइल कर दें, नहीं, आप उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, आप अगर उन गुड्स पे कोई रिवॉर्ड था और गुड्स ढूंढने से पहले आपको उस रिवॉर्ड का पता चल गया था तो आप उस रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमने पढ़ी। पहली क्या पढ़ी थी कि भाई पहली बात, वो अपने पोजीशन में रखेगा, सारी दुनिया को सिर्फ ऑनर, रियल ऑनर को देगा, बाकी किसी को भी पूरी दुनिया में नहीं दे सकता, ये उसका राइट है। दूसरा, जब ट्रू ऑनर मिल जाए तो तमाम की तमाम जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए या असली मालिक को ढूंढने के लिए, तो वो तमाम के तमाम उससे रिकवर करेगा। तीसरा, अगर असली मालिक एक्सपेंस नहीं देता जो उससे इनकर हुए हैं तो फिर वो होल्ड कर ले और कहेगा मैं जब तक पे नहीं तक के आप मुझे इसकी पेमेंट नहीं करते। फिर मजीद बात क्या है कि वो कभी भी अपना जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके गुड्स ढूंढने से पहले पहले कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था, ठीक है, अगर उसके गुड्स ढूंढने से पहले पहले कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था तो वो उस रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। मजीद, बट ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द रिकवरी व्हिच वाज ऑफर्ड बाय द ओनर फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड ही कम्स टू नो द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड बिफोर एक्चुअली फाइंडिंग आउट द गुड्स। मजीद आगे पढ़ें। The finder of goods is entitled to sell the goods if the owner cannot be found out or if he refuses to pay the lawful charges of the finder in the following two situations only। कहते हैं कि अब ट्रू ऑनर मिल गया, पहली बात तो या तो ट्रू ऑनर मिला नहीं या मिल गया और वो कह रहा है कि मैं तो जो तुम्हारे लॉफुल चार्जेस जो तुमने इनकर्ड किए एक्सपेंसेस को प्रिजर्व करने के लिए वो पे नहीं करूंगा। तो अगर ये दो सिचुएशंस हैं तो फिर जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो गुड्स को सेल आउट कर सकता है। पहली सिचुएशन है व्हेन द थिंग्स इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। कह रहे हैं कि भाई जो भी गुड्स थी वो डेंजर थी कि वो खराब हो जाएंगी या अपनी वैल्यू खो देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई फ्लावर शॉप होती है तो फ्लावर का कोई बॉक्स मिल रहा है किसी को, ठीक है, किसी शख्स का
फ्लावर का बॉक्स मिल रहा है और या फ्रूट्स का बॉक्स मिल जाता है पड़ा हुआ, तो वो देखें पेरिशेबल नेचर का है, उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आप रियल ऑनर को ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कि वो चीज जो है अपनी वैल्यू खो दे या खराब हो जाए, क्योंकि पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप गुड्स को सेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेंजर किस चीज का है कि या तो ये खराब होकर अपना ग्रेटर पार्ट खो देगी वैल्यू का, या बिल्कुल ही खो देगी। ठीक है, या दूसरी सिचुएशन सिचुएशन कि जो भी लॉफुल चार्जेस आपके थे वो 2/3 हो गए थे गुड्स के। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी लॉफुल चार्जेस थे वो 2/3 हो गए थे गुड्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी गुड्स जो है ये मतलब मोर देन 50% हो गए थे, जैसे कि कोई भी गुड्स है, ठीक है, अब वहां पे क्या था, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कैट मिली थी, ठीक है, वो कैट जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए थी, ठीक, लेकिन आप उसको फीडिंग कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, और आपके जो लॉफुल चार्जेस हैं वो जी जनाब उसके ऊपर 8,000 रुपए या 7,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, ठीक है, या 6,000 खर्च हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके मोर देन 50%, 2/3 चार्जेस खर्च हो चुके हैं आपके। तो जब आपके 2/3 चार्जेस खत्म हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल 666, 6,600 रुपए आपके उसके ऊपर खर्च हो चुके हैं, तो इसका मतलब है अब आप गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन है जब फाइंडर ऑफ गुड्स सेल आउट कर सकता है। पहली तो ये है कि जब रियल ऑनर मिल ना रहा हो और गुड्स जो वो पेरिशेबल नेचर की हो, खराब होने का खतरा हो, तो आप उसको सेल आउट कर दें। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई रियल ऑनर मिला लेकिन उसने आपको चार्जेस पे करने से मना कर दिया, तो अब अगर आपके चार्जेस 2/3 हो चुके हैं, पहले तो आप होल्ड कर रहे हैं गुड्स को, लेकिन अगर आपके चार्जेस 2/3 हो चुके हैं तो ठीक है, आप उस गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। फिर मजीद आगे लिखा है द ट्रू ऑनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स इफ देयर इज एनी सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉफुल चार्ज। अगर गुड्स को बेच के आपको कोई सरप्लस मिलता है, फॉर एग्जांपल गुड्स का 2/3 चार्जेस आपका 6,000 रुपए था, लेकिन गुड्स 8,000 रुपए में सेल हो गई, या 10,000 रुपए में सेल हो गई, या 12 में हो गई, तो सीधी सी बात ये कि जो भी सरप्लस जनरेट हुआ है आपके एक्सपेंसेस निकाल के, जो भी सरप्लस जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले, वो तमाम के तमाम आप ट्रू ऑनर को दे देंगे। It is to be noted that no one except the real owner can claim possession of goods from the finder. If anybody deprives him of the possession of the goods, he can file a suit for damage of trespass. कहते हैं कि ये भी याद रखिएगा कि रियल ऑनर के बिना कोई भी शख्स क्लेम नहीं कर सकता पोजीशन। अगर कोई शख्स किसी तहत पोजीशन क्लेम कर लेता है और गुड्स ले लेता है तो फाइंडर ऑफ गुड्स उस पर सूट फाइल करेगा। थर्ड वन आ जाए, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, एक सवाल शायद आ गया है, लास्ट बता दें, लास्ट पैरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, पहली बात हमने एक बात करी कि भाई जो भी शख्स गुड्स सेल आउट करता है, देखिए ट्रू ऑनर को आप ढूंढेंगे, ट्रू ऑनर आपको नहीं मिल रहा। ये दूसरी सिचुएशन क्या है, मिल गया लेकिन कह रहा है भाई मैं तो नहीं दे रहा कोई भी लॉफुल चार्जेस जो तुमने पे करें, इसको नेसेसिटी है जो भी चीज तुमने दी है इसको प्रिजर्व करने के लिए, तो आप गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशंस में। कौन कौन सी? पहली कि वो गुड्स गलने या सड़ने का खतरा, ठीक है, कि खराब हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन कि आपके जो उस पर चार्जेस इनकर हो चुके हैं ना, वो उसकी वैल्यू का 2/3 कवर कर चुके हैं, 2/3 कवर कर चुके हैं, मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ले चुके हो, 100% में से 66% वो कवर कर चुके हो, तो फिर आप उन गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन सेल करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आया, फॉर एग्जाम्पल आपके पैसे खर्च हुए थे 6,000 रुपए, गुड्स बिक रही है 12,000 रुपए की, तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको कब मिल रहे हैं, तो वो जो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं वो वापस आप ट्रू ऑनर को देंगे, क्योंकि वो सरप्लस जनरेट हो रहा है। डेफिसिट आएगा तो आपका ही है, क्योंकि आप तो गुड्स बेच चुके हैं, लेकिन सरप्लस जनरेट हो रहा है तो वो सरप्लस जो है वो आप ट्रू ऑनर को देंगे। दूसरी बात, सिर्फ ट्रू ऑनर को ये राइट होता है कि वो आपसे पोजीशन क्लेम कर सकता है गुड्स का, उसके अलावा कोई कुछ भी करके, चालबाजी करके, कुछ भी चीज करके अगर आपसे पोजीशन ले लेता है तो आप उसमें सूट फाइल करेंगे।
ठीक है जनाब। नेक्स्ट है, this is the fifth and the last kind of quasi contract mentioned in the Act. Section 72 declares thus a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must. Accordingly, if one party under a mistake pays to another party money which is not due by contract or otherwise, that money must be repaid. ठीक है जी। कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आपसे कोर्जन के जरिए पे कराई जाए या बाय मिस्टेक आपको दे दी जाए तो आप उसके पैसे देंगे, वो रीइंबर्समेंट। कोर्जन कैसे हो सकता है देखें, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम फ्लैट्स बुक कराते हैं, ठीक है, हम फ्लैट्स बुक कराते हैं, बुकिंग होती है, ठीक है, हम अमाउंट वगैरह सारी चीजें पे करते रहते हैं। अच्छा, जब आप फ्लैट्स बुक कराते हैं तो वहां पे एक क्लॉज होता है कि आप यूटिलिटीज की पेमेंट करेंगे। यूटिलिटीज का मतलब ये होता है कि पानी का कनेक्शन वगैरह जो भी गैस बिजली होता है सब होता है, लेकिन पानी का कनेक्शन वो गवर्नमेंट वाटर बोर्ड का कनेक्शन की बात हो रही होती है। जब आपका फ्लैट कंप्लीट हो जाता है, वहां पे जाके बिल्डर आपको कहता है एक बात, कहता है कि यार मैं आपको पोजीशन सिर्फ उस सूरत में डिलीवर करूंगा अगर आप आरओ प्लांट में लगा रहा हूं उसके पैसे भी मुझे दें, वरना मैं आपको पोजीशन नहीं दूंगा। अब यहां पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो एक कोर्जन कर रहा है, आपको धमका रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करा हुआ है बाय लॉ। अब आप बाउंड है, अब आपके पास ये राइट है कि आप उसका पोजीशन लें, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन कर रहा है, कह रहा है कि वो पैसे दो तब दूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप उस वक्त वो पेमेंट कर देते हैं, बाद में आप उससे रिइंबर्स करेंगे क्योंकि ये अंडर कोर्जन हुई है। इसी तरह से अगर आप इधर आते हैं, देखें इलस्ट्रेशन बी देखें। A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an illegal charge for the carriage. The consignee pays the sum charged in order to obtain the goods. He is entitled to recover so much of the charge as was legally excessive. ये कहते हैं कि अगर रेलवे कंपनी आपको गुड्स डिलीवर्ड, आपका जो कंसाइनमेंट आया है वो डिलीवर्ड नहीं कर रही, एक तो आपने लॉफुल चार्जेस पे करे उसके, जो भी उसकी फीस थी, उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये पैसे दोगे तो माल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, वो तमाम के तमाम अगर आप दे देते हैं तो बाद में आप उनसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अनलॉफुली आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके कोर्जन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मिस्टेक होती है। मिस्टेक कहते हैं जी, ए और बी ने सी को 1,000 रुपए देने थे मिलके। अच्छा, ए ने क्या करा, गलती से बी को ए ने और बी ने मिलके 1,000 रुपए देने थे किसको, मिस्टर सी को। ठीक है, ए ने क्या करा, ए ने सी को 1,000 रुपए पूरे खुद दे दिया, हालांकि दोनों को 500-500 देने थे, लेकिन ए ने पूरे 1,000 दे, बी से ले लेंगे, बी को उन्होंने नहीं बताया। बी ने भी गलती से यही करा कि बी ने भी 1,000 रुपए सी को दे दिए। अब दोनों ने 1,000 दे दिए, इसका मतलब है सी के पास 2,000 चले गए, लेकिन ये बाय मिस्टेक गए, तो यहाँ पे भी ए और बी लायबल है कि वो सी से 1,000 रुपए वापस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करिएगा, कोवर्जन जो हमने बात करा था ना, कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट, वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे कोवर्जन की डेफिनेशन को हम प्रेशर के तौर पे लेंगे, एक ऑर्डिनरी सेंस के, आपको अगला प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, आपको अगला प्रेशराइज कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट रोका हुआ है, कह रहा है आरओ प्लांट के पैसे दोगे, फ्री में दूंगा। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप उसको पैसे देंगे, फ्री मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी को रेलवे ने क्या करा हुआ है, डिटेन कर लिया, आपको कंसाइनमेंट नहीं दे रहा। क्यों? कह रहा है नहीं आप पैसे देंगे तो हम देंगे। तो यहाँ पे कोवर्जन के मायने एक प्रेशर के तौर पे लीजिएगा कि किसी भी किस्म का प्रेशर डेवलप होगा तो हम उसको कोवर्जन कह देंगे, हम ये नहीं देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, हमने यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी प्रेशर होगा जो भी अनलॉफुल चार्जेस के लिए आपके ऊपर क्रिएट किया जाएगा, जिसके तहत आप कोई पेमेंट करेंगे, तो वो आप तमाम की तमाम रीइंबर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं 9.3 और अभी जरा ये एंड कर लूं, चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह मिस्टेक था कि ए और बी ने क्या करा, मिस्टेकनली जो है वो पेमेंट कर दी। ठीक है, मिस्टेकनली पेमेंट कर दी, सी को दोनों ने 1,000 रुपए दे दिए, तो सी के पास
1000 की जगह 2000 जमा हो गए तो ए और बी अपना रिफंड क्लेम करेंगे। मजीद लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट दिस सेक्शन डज not cover a case where money has no obligation, thus where one has paid up a time bar that he cannot recover it. Similarly, the section does not apply where there is a deliberate disregard of law, example where money are paid voluntarily knowing fully well that contract has become void. It cannot be recovered under this section. ठीक है जी, कह रहे हैं कि भाई देखें कोई भी पैसे अगर नेचुरल ऑब्लिगेशन के तहत थे वो आपने पे करे तो वो रिकवर्ड कभी नहीं हो सकते। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि अगर किसी का टाइम बार डेट हुआ हुआ था, अब डेट टाइम बार्ड हो गया तो इसका मतलब है आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप उसको पे कर रहे हैं, कर दिया आपने पे, तो वो पैसे आप रिकवर नहीं कर सकते ये कह के टाइम बार्ड हो गया था, मैंने बाय मिस्टेक पे करें, ये तो टाइम बार्ड हो गया था। नहीं, क्योंकि वहां पे आपकी नेचुरली जो ओरिजिन देखें तो ओरिजिनली तो आपकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया था। ठीक है, आपको नहीं पता चला, आपने यहाँ भी बाय मिस्टेक पे करे, लेकिन क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन आप पे ओरिजिन था इसका, तो ये रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ वो रिकवरी करवा सकते हैं, लॉ ने कहा कि जो भी एक प्रेशर के तहत आप इलीगल चार्जेस पे करेंगे। जैसे कि मैंने रेलवे की एग्जांपल दी, उन्होंने क्या करा, आपका कंसाइनमेंट होल्ड कर लिया कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे एक्सेस हम देंगे नहीं। इसी तरह फ्लैट ऑनर ने क्या करा, आपका फ्लैट का पोजीशन होल्ड कर लिया कि जब तक आरओ प्लांट के पैसे नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा तुम्हें फ्लैट, तो आपने मजबूरी में दे रहे हैं आप प्रेशर के तहत, क्योंकि आपको फ्लैट भी लेना है। ठीक है, इसी तरह, और ये अक्सर बिल्डर्स कर रहे होते हैं कि आप पे फजूल के चार्जेस लगा देते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स वॉलंटरीली पे कर रहा है कोई भी पैसे, तो वो भी जी ना पे नहीं होंगे। जैसे कि आप किसी माइनर को दे के आ जाए, किसी लुनेटिक को देकर आ जाए, तो ये तमाम के तमाम वाइड हैं, ये वॉलंटरीली आप पे कर रहे हैं, ये भी पैसे आपके वापस नहीं होंगे। अच्छा, अभी एक ने सवाल पूछा था, पहले उसका सवाल देखते हैं। वो था सर क्लेम ऑफ नेसेसिटीज का पॉइंट 3 और 4 बता दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके आपका चैप्टर एंड हो रहा है, तो हम सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 3 और 4 देखिए। 3 द नेसेसिटी शुड बी ओनली टू सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन टू समवन हु इज लीगली बाउंड। जो भी नेसेसिटीज आप प्रोवाइड करेंगे जरूरी है कि या तो वो किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, जो कि आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज चैप्टर नंबर 4 में पढ़ कर आए, या किसी ऐसे शख्स के लिए हो जिसको लीगली तो कोई और बाउंड हो सपोर्ट करने के लिए कर आप रहे हो। जैसे कि आपका भाई है, उसकी जैसे कि मिस्टर ए और बी हैं, दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, बी की शादी हुई है, लेकिन बी क्या हो गए, पागल हो गए। अब बी देखें यहाँ लीगली बाउंड थे कि अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट करें, नेसेसिटीज प्रोवाइड करें, लेकिन क्योंकि वो पागल वगैरह हो गए या वो नहीं कर रहे किसी भी वजह से, और ए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे फिर बी की प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे, भले बी किसी भी वजह से उनको पे ना कर लो। क्यों? क्योंकि लीगली बी की ये जिम्मेदारी थी बीवी बच्चों की फीडिंग। ठीक है, लेकिन लीगली वो बाउंड थे, लेकिन वो कर नहीं रहे, इसलिए ए करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या था? जो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन होगा या जो भी शख्स होगा, जैसे कि माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो रीजनेबल प्राइस जो कि नेसेसिटीज की होगी आप वही देंगे। आप उससे कोई प्राइस एग्री नहीं कर सकते कि देखो यार मैं तुम्हें नेसेसिटीज तो प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन मैं 20 लाख रुपए लूंगा। नहीं, ऐसी कोई एग्री प्राइस नहीं होगी। जो भी उन नेसेसिटीज की प्राइस बनेगी सिर्फ वही पे करेंगे। जैसे कि मालूम हो रहा है नेसेसिटीज बन रही है 2000 रुपए की और किए हुए थे 10,000 रुपए। ठीक है, नहीं तो वो 2000 ही आपको मिलेंगे। अच्छा जी, इनका आंसर हो गया है। टाइम बार्ड दोबारा बता दें प्लीज। टाइम बार्ड वो होता है जो लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल गुजार चुका हो। देखिए, मैंने आपको एक बात बोली, मैंने आपको बात ये बोली कि ये पॉइंट नोट करिएगा कि जब भी मिस्टेक होनी चाहिए तो वो हमेशा ऐसी ना हो जिसकी नेचुरल ऑब्लिगेशन आप पे ऑलरेडी क्रिएट हुई थी किसी दौर में। जैसे कि टाइम बार्ड डेट था ना, एक डेट था जो आपको देना था, आप नहीं दे सके 3 साल में, वो टाइम बार्ड हो गया। अब आपको जरूरत नहीं थी उसको देने की, लेकिन गलती से आपने उस शख्स को पैसे दे दिया और उस वो टाइम बाय डेट पे कर दिया। आज आप जाके कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जी मैंने बाय मिस्टेक पैसे दिए थे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बाय मिस्टेक दिए थे, मैं रिइंबर्समेंट चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन पे नेचुरली एक क्रिएट हुई थी किसी दौर में। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी ने सी को 1000 रुपए देने थे, 500-500 रुपए मिला के, लेकिन ए ने क्या करा, ए ने पूरे 1000 दे दिए, उन्होंने कहा बी से मैं लेता रहूंगा।
गलती से बी ने भी यही सोच के सी को दे दिया, तो सी के पास एक्स्ट्रा 1,000 चले गए, वो जो है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मिस्टेक में फर्क है कि वहां पे एक नेचुरल ऑब्लिगेशन ऑलरेडी आप पे क्रिएट की। सर क्या ऑनर टाइम बार्ड के बाद क्लेम कर सकता है चार्जेस? नहीं जनाब, टाइम बार्ड हो गया, कुछ भी चार्ज नहीं होते। अब तो आपको राइट ऑफ, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ना, राइट ऑफ कर दें। पांचवा रिपीट कर दें, पांचवें पे आ जाते हैं। अच्छा जी, पांचवें पे आ जाते हैं हम। देखिए, अगर कोई भी शख्स किसी को बाय मिस्टेक गुड्स डिलीवर्ड कर देता है या कोर्जन के तहत, तो फिर जो है वो पैसे पे करता है, तो वो पैसे रीइंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल, अच्छा कोर्जन के मायने यहाँ पे प्रेशर के, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ्लैट आपने बुक कराया, सारी चीजें, सारी पेमेंट आपने कर दी, लेकिन एक एग्रीमेंट से हटके पोजीशन के वो बात कर रहा है, कह रहा है भाई मुझे इस पे आरओ प्लांट लगाना है और जब तक तुम उसमें शेयर नहीं दोगे अपना, तब तक मैं तुम्हें फ्लैट डिलीवर्ड ही नहीं करूंगा। यहाँ पे आप प्रेशर में आ रहे हैं और आप उसको पे कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे आप उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है कि ये पैसे आप उससे बाय लॉ रिकवर करेंगे, बाद में रीइंबर्स करेंगे। इसी तरह बाय मिस्टेक, जैसे कि हमने बोला ना, ए और बी ने मिलकर सी को 1,000 रुपए देने थे, ए ने पूरे 1,000 रुपए दे दिए, दोनों ने मिलकर 1,000 देने थे, मतलब 500-500, लेकिन ए ने पूरे सी को 1,000 दे दिए, बी को, बी ने भी ए को नहीं बताया, पूरे 1,000 उन्होंने भी दे दिए। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक डबल पेमेंट हो गई है। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक आप किसी को डबल पेमेंट करेंगे तो वो आप रिकवर्ड करेंगे उससे। ठीक है जनाब। हाँ यार, वो दूंगा लीगल और इलीगल, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी मुझे याद नहीं रहा था। दोनों चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, लीगल और इलीगल भी। लीगल इलीगल तो मैंने शायद आप लोगों को सेंड कर दिया था, मैं एक मिनट चेक करता हूँ भाई, वो मैंने शायद आप लोगों को सेंड करा हुआ है। नहीं किया? ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा लीगल इलीगल, और चैप्टर नंबर 6 भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आरओ प्लांट यूटिलिटी में इंक्लूड नहीं था भाई। देखिए, यूटिलिटी जो वो ले रहे होते हैं ना एग्रीमेंट में, उसके मायने होते हैं कि आपको जो वाटर बोर्ड का कनेक्शन आएगा। आरओ प्लांट तो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, बोरिंग करा रहे हैं, ऐसा कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जो यूटिलिटी आप दे रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं, कि वो गवर्नमेंट को पेमेंट्स होंगी, एसएसजीसी के इलेक्ट्रिक और ये सारी चीजें, तो वो कनेक्शन है, तो उसमें वाटर बोर्ड के कनेक्शन की बात होती है। लेकिन अगर आप आरओ प्लांट लगाते हैं तो ये आप अपना प्राइवेट लगा रहे हैं, ये आप नहीं ले सकते। ठीक है, वो जो यूटिलिटी है वो आप रिम्बर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लीगली आप पे ऑब्लिगेशन थी कि आपने पे करनी है, लेकिन ये आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को वो बोले मैं फ्लैट के ऊपर हेलीपैड बनाऊंगा, इसके भी पैसे दो मुझे, वरना मैं तुम्हें फ्लैट डिलीवर्ड नहीं करूंगा। तो भाई ये एग्रीमेंट में थोड़ी सारी चीजें डिसाइडेड थी उस वक्त, ये तो आप हट के प्रेशराइज कर रहे हो अगले को कि जी उसके 2-3 करोड़ रुपए आपके पास फंस चुके हैं फ्लैट के ऊपर, और आज 6-8 लाख रुपए के लिए आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हो। तो लाजमी सी बात है, अगले के 3 करोड़ फंसे हुए, वो प्रेशर में होगा, वो दे देगा कि चले यार अभी फ्लैट तो लूं, इसलिए लॉ ने यहाँ पे उसको अलाउ करा है कि तुम दे दो, लेकिन कल को रिइंबर्स भी कर लेना। ठीक है जी, और कोई सवाल है? वरना पे खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा 12 है और टाइम हमारे पास कम है, तो फिर उसको हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एंड होने वाला है। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर है इसमें। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लें, एक मिनट।
नेचुरल ऑब्लिगेशन मतलब कि जो आप पे ओरिजिनली ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी ना, मतलब कभी ना कभी तो आपने उधार लिया था ना, आपको देना था, लेकिन आज वो टाइम बार्ड हो गया, वो आप पे क्रिएट हुई थी किसी दौर में, उसका ओरिजिन मिलता था, बैकडेट्स मिलती थी। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। बाकी एक से कितने चैप्टर है, बहुत अच्छा सवाल है, किताब का कंटेंट्स निकालें और देख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं।